नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा देश की नए राजनीतिक स्थिति की, नई सरकार के बनने की तैयारियों की और उन मोदी की जिन्होंने कि अदबी चुनाव में ही खुद को भगवान का दूत साबित कर लिया है, यानी कि उनका अवतार हुआ है, वो पैदा नहीं हुए। खैर, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है अगर भारतीय जनता पार्टी में उनके खिलाफ कोई माहौल न बने। ये देखा गया है कि जितने लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं हैं, उससे ज़्यादा लोग अमित शाह के खिलाफ हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अमित शाह के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, यहाँ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये कहने से नहीं कतरा रहे हैं कि अमित शाह ने किस प्रकार संगठन और सरकार को अपने कब्जे में लेकर न सिर्फ विपक्षी दलों का भयादोहन किया, बल्कि अपने ही एलाइज को भी दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी लोग जानते हैं किस स्थिति के कारण नीतीश कुमार एनडीए से छिटक कर लालू यादव के कैंप में चली गई थी। अब ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार केंद्र सरकार खुद अपने ही एलआई यानी नीतीश कुमार की दल में विभाजन कराना चाहती थी। महाराष्ट्र की स्थिति आप लोगों ने देखी कि सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना को किस प्रकार दल को विभाजित किया गया और बाद में उनका चुनाव चिन्ह भी हत्या के, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे की नकली औलाद तक कहा गया। खैर, उस समय ये चुनावी बातें थीं, लेकिन मैंने ये ब्लॉग पुरानी स्थिति को बताने के लिए नहीं, बल्कि नई स्थिति जो है उसको बताने के लिए क्या। नायडू और नीतीश ने समर्थन पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार मोदी ने अपने भाजपा कार्यालय में खुद का स्वागत सत्कार कराया और वहीं ये तय करवा लिया कि मोदी 8 जून को संभवतः शपथ ले सकते हैं। इस बात को लेकर एनडीए खासकर नायडू और नीतीश ने ऐतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि अब आपको बहुमत नहीं है, अगर ये एनडीए की सरकार है तो आपको न सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बल्कि गठबंधन में शामिल दलों से भी आपको उनकी राय पूछनी पड़ेगी। कई सूत्रों के अनुसार कई बातें छन छन कर ऐसी आ रही हैं कि किस प्रकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपने शर्तों की फेहरिस्त भी मोदी को सौंप दी है। हालांकि ये बात कमरे में हुई थी, बंद कमरे में हुई, जिसमें कि नायडू और नीतीश कुमार ही बैठे थे, क्योंकि संख्या के दृष्टि से भी ये सबसे बड़े एनडीए के प्लेयर हैं,
सत्ता के भी प्लेयर आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इनके उधर उधर जाने से निश्चित तौर पर मोदी का तीसरी बार सत्ता में काबिज होना मुश्किल में पड़ जाएगा। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए मोदी शपथ ग्रहण कर लेते हैं और उनकी सरकार बहुमत भी साबित कर लेती है, तो उस सरकार का स्वरूप क्या होगा? क्योंकि जिस प्रकार एनडीए के घटक दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के पद की मांग की जा रही है, अगर लोकसभा अध्यक्ष उनका हो गया तो निश्चित तौर पर सहयोगी दल जब तक सरकार चलेगी तब तक अभय निद्रा में सो सकेंगे। क्योंकि आप लोगों ने सभी देखा किस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी ने 19 से 24 के कार्यकाल में किस तरह न सिर्फ विपक्षी दलों को परेशान किया, यहाँ तक कि उनके सांसदों को भी निलंबित कराया, बल्कि बहुत कड़े निर्णय भी दिलवाए और सत्ता सहयोगियों को भी उन्होंने उनके दल पर विभाजन की तलवार लटकाकर चुप रहने को विवश किया। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि खुद भारतीय जनता की पार्टी के पास ये साधारण बहुमत भी नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा अपने दम पर कर सके। 2014 और 2019 की जो सरकार थी वह भारतीय जनता पार्टी की खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एनडीए के दल भले ही उसमें शामिल थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र एक जरूरी कारक के अनुसार नहीं थी, मात्र फोटो खिंचाऊ तक थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार मनमाने ढंग से उनको विभागों का वितरण हुआ, यहाँ तक कि आप ये नहीं जान पाए कि कौन सा दल का कौन मंत्री है। हालांकि इन 2 कार्यकाल में कौन मंत्री है ये पता ही नहीं लग पाया, क्योंकि सभी मंत्रियों का कार्यभार मोदी ने ही संभाल रखा था। लेकिन अब की बार जो स्थिति है वो ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मोदी की सरकार नहीं है, न मोदी की गारंटी चलेगी, बल्कि जिस तरह उनके शपथ ग्रहण की या खुद के प्रधानमंत्री बनने को लेकर एनडीए के बड़े घटक दलों ने सवाल खड़े किए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात कही, तो आप ये तय मान लिए कि इस सरकार का भविष्य क्या होने वाला। ना तो ये मोदी की फितरत रही, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की गठबंधन सरकार नहीं चलाई। गठबंधन सरकार को लेकर उनका क्या रवैया रहा है आपने देखा ही। चुनावी रैलियों में, यहाँ तक कि सदन में उन्होंने गठबंधन सरकारों को भ्रष्टाचार का एक मंच बताया। अब उसी भ्रष्टाचार के मंच पर खुद मोदी बैठने जा रहे हैं। केवल रिकॉर्ड बनाने की चाहत है कि 3 बार वो भी प्रधानमंत्री बन जाएं, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर सके। आखिर इस सरकार का स्वरूप क्या होगा? अभी पूरे चुनाव भर आपने देखा किस प्रकार मोदी ने मूलभूत आवश्यकताओं और मुद्दों को छोड़कर मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। किस प्रकार उन्होंने आरक्षण को लेकर भी ये सवाल खड़े किए कि किस प्रकार विपक्षी दल पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब वो क्या करेंगे? क्योंकि आंध्र प्रदेश में
जिससे उन्होंने समझौता किया है नायडू जी से, उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि वो सत्ता में आए तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। क्या मोदी जी इस पर विरोध करने की कुव्वत रखते हैं? क्योंकि जब सरकार उन्हीं नायडू के बैसाखी पर चल रही हो तो किस प्रकार एक अकेला सब पे भारी जैसा नारा इस बार भी मोदी के मुंह से सुनने में आ सकता है क्या? वैसे इन 4-5 दिनों में ही जब से परिणाम आए हैं, स्थिति ये हो गई है कि भाजपाई सरकार बनाने के करीब भी जाकर खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है जो गठबंधन के ये जो साझेदार हैं, इनका ये ठिकाना नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, कल आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि गुजरात लॉबी के सामने उनकी घिघी बंधी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगली साल ही शुरुआत में ही चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में स्थिति असहज होने वाली है। हो सकता है कि वहाँ की सरकार भी अपने ही अंतर विरोधों के कारण चुनाव से पहले ही विदा हो जाए, क्योंकि मोदी अपनी सरकार को स्थायित्व प्रदान करेंगे या वो अन्य प्रांतों की सरकार के स्थायित्व की ओर ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मोदी से ज़्यादा अमित शाह के लिए स्थितियां नाजुक दौर से हो रही, क्योंकि जिस प्रकार नीतीश कुमार और अन्य दल गृह मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि जो खुद को मजबूत सरकार बताते थे, उन्हें अब आप इसी कार्यकाल में मजबूत सरकार की रूप में चलाते हुए और रेंगते हुए देखेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।